दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत हूं और आप खुदरंग देखना शुरू कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया और वो फैसला ज्ञानेश कुमार गुप्ता और चुनाव आयोग पर एक बहुत करारे और तगड़े हंटर के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर के और भारतीयों की नागरिकता को लेकर के एक बड़ा आदेश दिया है। क्या वो आदेश है अभी मैं बताऊंगा, और इस आदेश से कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी जुड़ी हुई है उसके बारे में भी, क्योंकि मिलॉर्ड ने आज बहुत कुछ बोला है। थोड़ा बहुत नहीं बोला, बहुत कुछ बोला है अदालत में। एक एक बात अभी मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी तरफ खबर एक और है, और खबर है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार के घोटाले से जुड़ी हुई है। वो भाजपाई जो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को चारा चोर और चारा घोटाले का आरोपी बताते थे, वही भाजपाई अपने ही शासनकाल में 57 करोड़ का चारा खा गए, वो भी मरी हुई गायों का। अभी बताऊंगा कि क्या पूरा मामला है। उधर छोटे सेठ जी उर्फ अडानी, माफ कीजिएगा, बड़े सेठ जी उर्फ अडानी के ऊपर अमेरिका में बहुत तगड़ा शिकंजा कस गया है एक बार फिर से। क्या पूरा मामला, इस खबर पर भी लौटेंगे। और नितिन गडकरी की बेशर्मी, मक्कारी एक बार फिर से सरेआम जो है टेलीविजन पर फूट कर बाहर आ गई है। बेशर्मी की मचान बन बैठे नरेंद्र मोदी के मंत्री नितिन गडकरी गला फाड़ फाड़ करके कह रहे हैं देशवासियों से कि तुमको अगर सही पेट्रोल चाहिए तो 168 रुपए लीटर वाला खरीदो। यह बेशर्मी है इस सरकार की। और मैं तो इनको भी दोष नहीं देता, मैं तो दोष देता हूं ऐसे लोगों को। सीधे तौर पर ऐसे लोगों से सवाल करना चाहिए जिन लोगों ने इन जैसे बेशर्मों को गद्दी पर बैठा रखा है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। कम से कम पिछली 2 बार की जो अगर सरकारें देख ले तो अभी वो भी बताऊंगा। और सहारनपुर में कैसे कलेक्ट्रेट परिसर ही अवैध बनने के और उसके सवाल खड़े हो रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर के गोदी मीडिया का नया प्रोपेगेंडा निकल के सामने आया है, ये भी दिखाऊंगा। सबसे पहले खबर आप ये देख लीजिए, ये गोदी मीडिया चैनल एनडीटीवी की खबर है। अगर उसने बताई है, अगर उसने सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ कोई खबर लिखी है, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाकई में डंडा तगड़ा चलाया है, इसलिए खबर लिखना पड़ गया। तो ये एनडीटीवी की खबर, इसी नागरिकता तय नहीं कर सकता, उसकी भूमिका केवल मतदाता सूची तक। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोगों की नागरिकता से जरा सा भी उसमें दखल नहीं दे सकता। सीधे तौर पर यह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। पूरी खबर मैं आपको पढ़ के बताता हूं। आज तक की यह खबर देखिए। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर खत्म नहीं होती नागरिकता, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। बताया गया कि वोटर लिस्ट की स्पेशल रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के बाद लोगों की नागरिकता को लेकर के भ्रम की स्थिति बन गई है। इसे लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि वोटर लिस्ट के नाम नहीं होने से नागरिकता अपने आप खत्म नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इसके लिए अलग प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी आज पश्चिम बंगाल यानी कि शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दोहराया है कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का अधिकार केवल वोटर लिस्ट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण तक ही सीमित है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून की स्थिति में कोई भ्रम नहीं है। मैं आगे पढ़ूं उससे पहले थोड़ा सा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ही पुराने कुछ उनसे जुड़े जो मामले हैं वो मैं याद दिलाना चाहता हूं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जब बंगाल का चुनाव चल रहा था, उस दौरान ऐसे ही तमाम सारे केसेस की सीधी सुनवाई से मना करता रहा। नागरिकता के नाम पर किस तरीके से सैकड़ों लोगों को बांग्लादेश भेजा गया बंगाल से, और वो बेचारे न भारत के रहे न बांग्लादेश से, भारत से भगाए गए, बांग्लादेश पहुंचे, बांग्लादेश ने भी भगा दिया, वो बॉर्डर पर पड़े रहे। ऐसी खबरें बहुत सारी मैंने अपने चैनल पर चलाई हैं। तब ये सुप्रीम कोर्ट तब उस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोला था, सबसे बड़ा सवाल यही। लेकिन अब अदालत ये कह रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि उस वक्त चुनाव था, इस वजह से ऐसा नहीं बोला गया? और ऐसा तो है नहीं कि एसआईआर से जुड़ी हुई जो प्रक्रियाएं हैं या जो याचिकाएं हैं वो अभी पड़ी हैं। बिहार से शुरू हो रहा है पूरा का पूरा मामला, बिहार से ये बात आ रही है
सरकार कह देती है कि कभी पासपोर्ट नहीं नागरिकता का प्रमाण है, कभी आधार कार्ड नहीं नागरिकता का प्रमाण है, कभी वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का प्रमाण जो सर्टिफिकेट है वो प्रमाण होगा क्या? कम से कम यह स्थिति संवैधानिक व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट को तो स्पष्ट कर देनी चाहिए, लेकिन अदालत ने कहा है कि उसके लिए अगर अलग प्रक्रिया है। अब सवाल यह है कि उस प्रक्रिया में क्या होगा, कैसे होगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आगे देखिए, आगे कहा गया कि कोर्ट ने कहा है कि कोई भी ट्रिब्यूनल किसी व्यक्ति का नाम एसआईआर की सूची में शामिल नहीं करने का फैसला देता है तो निर्वाचन आयोग को नागरिकता निर्धारण के लिए मामला संबंधित मंत्रालय को भेजना होगा। मतलब अगर ट्रिब्यूनल के जरिए नागरिकता पर कोई आंच आती है तो सबसे पहले उसको मंत्रालय को भेजना होगा, फिर मंत्रालय तय करेगा। मतदाता सूची में नाम नहीं होने से नागरिकता अपने आप खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में सुनवाई के दौरान यह बात सीधे तौर पर स्वीकार की। और यह बात क्यों कही जा रही पता है? एसआईआर के नाम पर इस देश में क्या चल रहा है? अच्छा, नरेंद्र मोदी ने इस देश की नब्ज बहुत अच्छे से पकड़ी है। उनको पता है कि आपदा में अवसर क्या होता है। आपदा में अवसर कोरोना नहीं था, आपदा में अवसर यही था कि एसआईआर के नाम पर लूट लो लोगों को। हाँ, झारखंड में हुआ है। झारखंड से बीते दिनों एक वीडियो निकल के सामने आया जिसमें यह दावा किया गया कि एसआईआर के नाम पर 100 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए वसूले जा रहे लोगों से, और कहा जा रहा जो पैसा नहीं दे रहा कह रहा तुम्हारी नागरिकता खत्म कर देंगे। बताइए, एक चिंटू सा आदमी जाकर के वहां पर एसआईआर फॉर्म भरवा रहा है, वो कह रहा है कि हम तुम्हारी नागरिकता खत्म कर देंगे। ये इस देश में चल रहा है। इसको बोलते हैं आपदा सामने लाओ और उसके बाद अवसर स्वरूप 50 रुपए जेब में डाल लो। देखिए, ये वीडियो सुन लीजिए। बीएलओ एसआईआर का फॉर्म भर रही है। अभी हर व्यक्ति से 20 रुपया से 50 रुपया के बीच में मांग रही है, और अगर पैसा नहीं देने के बात हो रहा है तो बोल रहे हैं कि हम नागरिकता छीन लेंगे। और अब एक और आपको दिखाता हूं, आपदा में अवसर नहीं, आपदा में अवसर नहीं, लाशों पर अवसर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी, गाय नहीं है लेकिन चारा खाया जा रहा है। पता नहीं कौन खा रहा है, ये खबर देख लीजिए। राजस्थान में महाघोटाला, 38 गौशालाओं में 1,31,000 मृत गायों को खिला दिया गया 57 करोड़ 36 लाख का चारा। राजस्थान गोवंश संरक्षण अनुदान में बड़ा घोटाला सामने आया है। ऑडिट में खुलासा हुआ कि मर चुकी या गौशालाओं में अनुपस्थित गायों के नाम पर चारा पानी का अनुदान लिया गया। 38 गौशालाओं में से 57 करोड़ 36 लाख रुपए की वसूली के आदेश जारी किए गए। सबसे ज्यादा राशि डीग, भरतपुर की एक तहसील है, वहां की ब्रज कामत सुरभि वन शोध संस्थान जो 16.36 करोड़, और जालोर की गोपालवर्धन गौशाला जो 10.96 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिली। आपको पता है कि भरतपुर मथुरा से लगा हुआ इलाका है। मथुरा, गोवर्धन, गायों का पूरा, और भी बहुत सारे इसमें घोटाले होंगे। खैर, खबर अडानी से जुड़ी हुई है। देखिए जरा, बताया गया कि अडानी ने अमेरिकी अदालत में पहली बार एफिडेविट देकर के, शपथ पत्र देकर के यह माना है कि अमेरिकी न्याय विभाग से बातचीत के दौरान वकीलों ने 10 अरब डॉलर निवेश की पेशकश की थी। 10 अरब डॉलर निवेश की पेशकश हुई है। भारतीय उद्योगपति, उनके वकीलों ने यह भी कहा, अभियोजकों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि अडानी समूह की अमेरिका में 10 अरब डॉलर निवेश की सार्वजनिक रूप से घोषित योजना को यदि अमेरिकी न्याय विभाग या प्रतिभूति और विनिमय आयोग चाहे तो उसके खिलाफ चल रहे आपराधिक और दीवानी मामलों को संभावित सेटलमेंट का हिस्सा माना जा सकता है। मतलब गिड़गिड़ा रहा है अडानी वहां पर जा करके और यह कह रहा है कि महाराज, मिलॉर्ड, माफ कर दो, जो हमने निवेश किया है सजा के बदले ये हमसे ले लो, हमको बस सजा ना दो। इस तरीके की स्थितियां वहां पर बन गई हैं। और अब नरेंद्र मोदी के एक बेशर्म मंत्री जो है तो सड़क परिवहन मार्ग मंत्रालय का मंत्री है, लेकिन आपकी गाड़ी में गन्ने का जूस डाल करके आपकी गाड़ी को तबाह और बर्बाद कर रहा है, और बड़ी बेशर्मी से चैनलों पर बैठ करके कह रहा है कि अगर तुमको साफ और अच्छा पेट्रोल चाहिए तो 168 रुपए लीटर वाला खरीदो। इसको आप बेशर्मी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बल्कि बेशर्मी की मचान कहना ज्यादा अच्छा होगा। 4 साल पहले तक ये आदमी डेवलपमेंट के नाम पर एक बड़ा चेहरा हुआ करता था, और आज की तारीख में इस आदमी की असली शक्ल और सूरत समझ में आई है। देख लीजिए जरा कि आज भी पेट्रोल पंप पर, बहुत से पेट्रोल पंप पर जी 168 या कुछ भाव है पेट्रोल अवेलेबल है। हाँ, अनलेटेड पेट्रोल तो हाँ। भरो ना। अब एक खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। ये देखिए जरा, ये इमारत जो आप देख रहे हैं, ये कलेक्ट्रेट परिसर में 75 साल पुरानी मस्जिद है, कलेक्ट्रेट परिसर में है। अब ये अवैध अचानक से घोषित हो गई। मतलब आज़ादी के समय
आज़ादी के वक्त बनी, उसके आसपास बनी ये मस्जिद अचानक से अवैध हो गई। अंग्रेज़ों के दौर में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए बनी ऐतिहासिक मस्जिद पर प्रशासन ने चाबुक चला दिया और साल 2025 में बजरंग दल के पूर्व संयोजक की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने इस प्राचीन निर्माण को गैर कानूनी घोषित कर दिया। दशकों पुराने और प्रशासनिक नियमों की इस जंग में आखिरकार शिकायत भारी पड़ गई और सरकारी ज़मीन पर बने इस इतिहास का अब क्या होगा, सीधे तौर पर यह बात कही जा रही है। आखिर में चलते चलते गोदी मीडिया के पत्रकारों की हालत आपको बता देता हूं। जाहिलियत और जहालत से भरे हुए ये पत्रकार कहीं भी पहुंच सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी बात पर सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि किताबों का एक पन्ना इन्होंने जीवन में शायद पढ़ा नहीं और इसीलिए इनको इनकलाब जिंदाबाद का नारा गलत लगता है। जी, जंतर मंतर पर पहुंची एबीपी न्यूज की पत्रकार ने ऐसे ही आपत्ति जताई है अभिजीत दीप के, जो कॉकरोच जनता पार्टी के कर्ता धर्ता है। उनके सामने इंटरव्यू के दौरान देख लीजिए। उल्टे से भटक गए थे सर, जैसे अलग अलग नारे लगने लगे थे सर। आपको कौन से पता नारे? सर आपको पता होगा फिर मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन से नारे लगे? इनकलाब जिंदाबाद, तमाम इनकलाब जिंदाबाद के नारे से क्या दिक्कत है? अजीत अंजुम ने यह वीडियो शेयर किया और कहा कि पहली बार किसी रिपोर्टर को इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे पर ऐतराज करते देख रहा हूं। एबीपी न्यूज की इस रिपोर्टर को इनकलाब जिंदाबाद नारे से दिक्कत है। टीवी चैनल का माइक थामने से पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी या बस ऐसे ही। आज़ादी की लड़ाई के वक्त हसरत मोहानी ने पहली बार ये नारा दिया था। भगत सिंह जैसे देशभक्त ने नारा लगाया करते थे और आज भी सत्ता सिस्टम के खिलाफ सबसे बुलंद नारा यही होता है। रवीश कुमार लिख रहे हैं कि कायदे से उन एंकरों को जाना चाहिए जिनसे चैनल की पहचान है। अच्छा है, इसी बहाने नए चेहरों को मौका मिल जाता है। ऐसा लगता है कि संवाददाता से अनजाने में ये बात निकल गई होगी, क्योंकि 2014 के बाद से यही पैटर्न बना दिया गया है। धरना प्रदर्शन को सीधे देश विरोधी साजिश से जोड़ दिया जाता है और नारों से डराया जाता है। इसी का इतना भय हो गया है कि धरना प्रदर्शन के पहले ही लोग कहने लगते हैं कि विपक्ष से हम दूर हैं। यह समस्या कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं है, महिला कुश्ती खिलाड़ियों की भी नहीं है, शायद उससे किसी किसान आंदोलन की। इस बार एक चेंज दिख रहा है। विपक्ष और धरना प्रदर्शन को लेकर के झिझक टूटने लगी है। कई दल गए, कांग्रेस ने भी नैतिक समर्थन दे दिया है। गोदी मीडिया यहाँ क्या करेगा? कांग्रेस के समर्थन के बाद इस अनशन को मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश बताने के लिए लग जाएगा या मोदी सरकार से सवाल करेगा? अभिजीत ने पहले जो कुछ भी कहा हो, मगर राहुल गांधी के सवाल को कैसे हैंडल करना है ये बात अब समझने लगे हैं और इसलिए नए लोगों से खूब सवाल होने चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी से ये सवाल नहीं होता कि ये बदलाव नहीं आता। जनता की निगाह में आना, उसके भरोसे पर उतरना आसान काम नहीं है। सीधे तौर पर बड़ा बैलेंस पोस्ट लिखते हुए रवीश कुमार ने गोदी मीडिया से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेताओं की टूटती हुई झिझक को भी सामने रखा। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।